Hey guys, welcome to the 19th lecture of the chapter Structural Organization in Animals. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, हम टोटल 6 टाइप्स ऑफ सेल्स पढ़ने वाले हैं जो कि मिलके कनेक्टिव टिश्यू को बनाते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में हमने कहा था 6 टाइप ऑफ सेल्स हम पढ़ेंगे। 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन फाइबर्स जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर एंड रेटिकुलर फाइबर। तो कनेक्टिव टिश्यू आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स जो कि 6 टाइप के हैं, प्रोटीन फाइबर्स जो कि 3 टाइप के थे, और मैट्रिक्स और प्रोटीन फाइबर तो हमने कंप्लीट कर लिया। बचा अब सेल्स, जो सेल्स मिलके कनेक्टिव टिश्यू को फॉर्म कर रही है। टोटल 6 टाइप ऑफ सेल्स हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है फाइब्रोब्लास्ट सेल। ठीक है, तो देखो फाइब्रोब्लास्ट सेल क्या है? लार्जेस्ट सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। कनेक्टिव टिश्यू का अगर मैं पूछूं आपसे, जो प्रॉपर एक कनेक्टिव टिश्यू का सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा है, तो आप कहोगे फाइब्रोब्लास्ट सेल। ठीक है, मैक्सिमम इन नंबर 6 टाइप ऑफ सेल मिलके कनेक्टिव टिश्यू को बना रहे। उन 6 टाइप के सेल्स में से सबसे लार्ज कौन सा है? फाइब्रोब्लास्ट। सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सा मिलेगा? फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, इरेगुलर इन शेप ड्यू टू लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। इनका जो शेप होता है ना, अगर मैं बात करूं तो ये इरेगुलर होता है क्योंकि आपको ऐसे लार्ज साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस, इलोंगेशन ऐसे देखने को मिलेंगे, साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस, जिसके कारण इनका जो शेप होता है वो इरेगुलर हो जाता है। कोई शेप आपको, कोई एक परफेक्ट शेप, एक पर्टिकुलर शेप नहीं दिखेगा फाइब्रोब्लास्ट सेल का, क्योंकि इनमें साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होती है, जिसके कारण से फाइब्रोब्लास्ट सेल का जो शेप है वो इरेगुलर होता है। प्राइमरी फंक्शन इज टू प्रोड्यूस प्रोटीन फाइबर्स। मैंने कहा था कनेक्टिव टिश्यू में हमें सेल्स के साथ साथ, मैट्रिक्स के साथ साथ 3 तरह के प्रोटीन फाइबर्स भी देखने को मिलते हैं, कोलेजन, इलास्टिक एंड रेटिकुलर। ये तीनों टाइप के जो फाइबर्स है, इनको सिक्रीट कौन करेगा, इनको प्रोड्यूस कौन करेगा? फाइब्रोब्लास्ट सेल। 6 टाइप के सेल्स है जो मिलकर कनेक्टिव टिश्यू को बना रहे, और मैट्रिक्स है, और 3 टाइप के प्रोटीन फाइबर है। वो 3 टाइप के प्रोटीन फाइबर को कौन प्रोड्यूस कर रहा है? फाइब्रोब्लास्ट सेल। बाकी जो और 5 टाइप है वो नहीं करेंगे। टोटल 6 टाइप है ना, तो इसमें से जो फाइब्रोब्लास्ट सेल जो है ना, उसी का प्राइमरी फंक्शन होता है टू प्रोड्यूस प्रोटीन फाइबर्स। ठीक है, मैंने आपको एक और चीज कहा था, जो कनेक्टिव टिश्यू का जो मैट्रिक्स होता है उससे भी सेल्स, कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स ही सिक्रीट करती है। जो हायालुरोनिक एसिड है जो कि मैट्रिक्स को फॉर्म कर रहा है, हायालुरोनिक एसिड म्यूकोपॉलीसैकेराइड का एक टाइप है। उस हायालुरोनिक एसिड को जो कौन सिक्रीट कर रहा है? जो सेल्स है हमारे कनेक्टिव टिश्यू के, वही सिक्रीट कर रहे हैं। टोटल 6 टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के हम सेल्स देखने वाले हैं। 6 टाइप ऑफ सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। उनमें से 2-3 टाइप ही ऐसे हैं जो मैट्रिक्स को सिक्रीट करती है, हायालुरोनिक एसिड को सिक्रीट करती है। पहला तो एक फाइब्रोब्लास्ट सेल है। फाइब्रोब्लास्ट सेल भी जो मैट्रिक्स है कनेक्टिव टिश्यू का, उसको फॉर्म करने में रोल प्ले करता है। यानी कि फाइब्रोब्लास्ट सेल भी मैट्रिक्स को सिक्रीट करता है। ऐसे और 2-3 टाइप है, आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको। लेकिन कनेक्टिव टिश्यू के जो 3 तरह के प्रोटीन फाइबर जो आपको देखने को मिलेंगे, वो 3 टाइप के प्रोटीन फाइबर को सिर्फ एक ही सेल सिक्रीट करता है, वो है फाइब्रोब्लास्ट सेल। ठीक, साइटोप्लाज्म इज रिच इन ईआर। अब देखो, आपको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मोर स्पेसिफिकली मैं बोलूँ तो, इन्हीं का काम होता है प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। एक सेल में प्रोटीन का जो सिंथेसिस है वो कौन कराता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमें पता है फाइब्रोब्लास्ट सेल है, इसका प्राइमरी फंक्शन है प्रोटीन फाइबर को प्रोड्यूस करना। तो जाहिर सी बात है फाइब्रोब्लास्ट सेल के अंदर आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा अमाउंट में देखने को मिलेंगे, क्योंकि यही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये प्रोटीन बनाएंगे, और उसी से प्रोटीन फाइबर बनेगा। प्रोटीन फाइबर, और जब प्रोटीन फाइबर बनाएगा फाइब्रोब्लास्ट सेल, तभी तो उसको सिक्रीट करेगा मैट्रिक्स में। और प्रोटीन फाइबर 3 तरह के, कोलेजन, इलास्टिक एंड रेटिकुलर। फाइब्रोब्लास्ट सेल सिक्रीट मोस्ट ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। मैंने कहा था कनेक्टिव टिश्यू का एक कंपोनेंट जो है वो मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स को कौन सिक्रीट करता है?
कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स। 2-3 टाइप के सेल्स, टोटल तो 6 टाइप है, लेकिन 2-3 टाइप ही ऐसे है कनेक्टिव टिश्यू के सेल जो मैट्रिक्स को सिक्रीट करते हैं। उनमें से फिब्रोब्लास्ट सेल जो है वो सबसे ज्यादा, मोस्ट ऑफ द मैट्रिक्स, सबसे ज्यादा अमाउंट में हाइलुरोनिक एसिड जो है, मोस्ट ऑफ द मैट्रिक्स जो है कनेक्टिव टिश्यू का, उसको सिक्रीट करता है फाइब्रोब्लास्ट सेल। इसीलिए हम इसे एक और नाम से बुलाते हैं, वो है चीफ मैट्रिक्स प्रोड्यूसिंग सेल। अगर क्वेश्चन आ जाए चीफ मैट्रिक्स प्रोड्यूसिंग सेल कौन से है कनेक्टिव टिश्यू में, तो आप कहोगे फाइब्रोब्लास्ट सेल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब जो नेक्स्ट सेल हम पढ़ने वाले हैं वो है मैक्रोफाज। देखिए, ऑल्सो कॉल्ड हिस्टियोसाइट्स, इन्हें हम हिस्टियोसाइट्स नाम से भी जानते हैं। ये सेकेंड लार्जेस्ट है इन साइज एंड सेकेंड लार्जेस्ट इज इन नंबर। सबसे लार्जेस्ट साइज में कौन सा कनेक्टिव टिश्यू का सेल है, तो आप कहोगे फाइब्रोब्लास्ट सेल, लार्जेस्ट इन साइज। सेकेंड लार्जेस्ट कौन है, मैक्रोफाज। सबसे ज्यादा नंबर में कनेक्टिव टिश्यू में कौन से टाइप के सेल्स आपको देखने को मिलेंगे, सबसे ज्यादा नंबर में फाइब्रोब्लास्ट सेल। सेकंड पे कौन आता है, सेकंड लार्जेस्ट इन नंबर, सेकंड सबसे ज्यादा पाए जाने वाले कनेक्टिव टिश्यू के सेल कौन से, तो आप कहोगे मैक्रोफाज। अमोइबॉइड सेल्स होते हैं, शेप कैसा होता है, अमोइबॉइड, अमोइबॉइड टाइप का शेप होता है, देखो। और हमारा फाइब्रोब्लास्ट था, उसके उसके आपको फाइब्रोब्लास्ट में साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस देखने को मिलेंगी, जिनके कारण से जो फाइब्रोब्लास्ट है उनका शेप इरेगुलर हो जाता है। लेकिन माइक्रोफाज अमोइबॉइड सेल्स होते हैं विथ किडनी शेपेड न्यूक्लियस। देखो, किडनी शेपेड न्यूक्लियस आपको देखने को मिल रहा है। ये जो न्यूक्लियस है इसका शेप कैसा है, किडनी शेपेड न्यूक्लियस। अगला पॉइंट, साइटोप्लाज्म इज ए ग्रैनुलर बट अपीयर्स टू बी ग्रैनुलर। देखो, आपको ये छोटे 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 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि ये ग्रेन्यूल्स है, तो आप कह दोगे जो मैक्रोफाजेस है ये ग्रैन्युलर होते हैं। ग्रैन्युलर क्योंकि इसमें ये ग्रेनल जो ग्रेन्यूल्स है वो प्रेजेंट है, ग्रेन्यूल्स जो है वो प्रेजेंट है, तो आप कहोगे मैक्रोफाज जो होते हैं इनके साइटोप्लाज्म में ये ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं तो ये ग्रैन्युलर होंगे। बट ऐसा नहीं होता, साइटोप्लाज्म ए ग्रैनुलर होते हैं, क्योंकि जो आपको ग्रेन्यूल दिख रहा था, ग्रेन्यूल्स, ये एक्चुअली में ग्रेन्यूल्स नहीं है, ये तो लाइजोसोम्स है। ठीक है, तो इस पॉइंट को पढ़िएगा, साइटोप्लाज्म इज ए ग्रैनुलर बट अपीयर्स टू बी ग्रैनुलर ड्यू टू मोर नंबर ऑफ लाइजोसोम्स। ग्रेन्यूल्स नहीं है, इसलिए हम इसे क्या ए ग्रैनुलर बोलेंगे। अगर ग्रैन्यूल्स होता तो हम इसे ग्रैनुलर कहते, बट ये ग्रैन्यूल्स नहीं है, ये लाइजोसोम्स है। ठीक, माइक्रोफाज जो होते हैं ये फैगोसाइटिक इन नेचर होते हैं, डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स बाय फैगोसाइटोसिस। ध्यान से सुनिएगा, लाइजोसोम्स प्रेजेंट है मैक्रोफाज सेल में। लाइजोसोम्स के अंदर आपको पता है लाइटिक एंजाइम्स होते हैं, और लाइटिक एंजाइम्स का काम क्या होता है, लाइसिस करना, किसी भी चीज का ब्रेकडाउन करना, उसे तोड़ना। ठीक है, तो हमारे बॉडी में अगर कोई पैथोजन घुसता है तो ये जो लाइजोसोम है, ये जो माइक्रोफाज सेल है, माइक्रोफाज सेल, ये पहुंच जाता है उन पैथोजन के पास, और फिर फैगोसाइटोसिस से वो जो पैथोजन है उसको इनगल्फ कर लेता है, फैगोसाइटोसिस के से उसको इनगल्फ करता है। और माइक्रोफाज के अंदर एक बार वो पैथोजन चला गया तो माइक्रोफाज के पास लाइजोसोम्स है, लाइजोसोम अपने लाइटिक एंजाइम को उस पैथोजन के ऊपर सिक्रीट करेगा, जिसके कारण से उस पैथोजन का क्या हो जाएगा, लाइसिस हो जाएगा। तो फैगोसाइटिक इन नेचर होते हैं मैक्रोफाज, डिस्ट्रॉय करते हैं माइक्रोब्स को बाय फैगोसाइटोसिस। ठीक है, तो एक तरीके से हमारे बॉडी को क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किनसे, फ्रॉम दोस पैथोजेंस। ऑल्सो कॉल्ड स्कैवेंजर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज दे डिस्ट्रॉय डेड और डैमेज्ड सेल्स टू क्लीन कनेक्टिव टिश्यू। देखिए, कनेक्टिव टिश्यू में मैंने कहा बहुत तरह के सेल्स हैं। अब इनमें से कोई एक सेल की डेथ हो गई, या एक सेल का कोई साइटोप्लाज्मिक हिस्सा टूटकर मैट्रिक्स में आ गया, तो अब देखो एक तरीके से कनेक्टिव टिश्यू के अंदर गंदगी आ गई ना, वेस्ट आ गया, एक हिस्सा सेल का टूट के मैट्रिक्स में आ गया, या फिर सेल की डेथ हो गई। अब एक बार डेथ हो गई तो वो तो सेल नहीं रहा, वो अब वेस्ट हो गया, कचड़ा हो गया। तो वो जो डेथ सेल को उसको क्या करता है, ये जो हमारा मैक्रोफाज है
डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि इनके पास लाइजोसोम से लाइटिक एंजाइम्स है। तो जो डेड सेल है उनका ब्रेक डाउन कर देता है। सेल का कोई साइटोप्लाज्मिक हिस्सा टूट के मैट्रिक्स में आ गया, उसे भी ब्रेक डाउन कर देगा ये मैक्रोफाज। तो आप बताइए, जो किसी डेड चीज के ऊपर फीड कर रहा है, किसी डेड चीज का ब्रेकडाउन कर रहा है, तो उसे हम नेचर में स्कैवेंजर नाम से जानते हैं। जैसे वल्चर एक स्कैवेंजर बर्ड है, एक स्कैवेंजर एनिमल है। कोई भी जानवर मरकर अगर जमीन पे पड़ा होता है तो वल्चर्स आते हैं और जो गिद्ध होते हैं, गिद्ध और उस मरे हुए जानवर को नोच नोच के खा जाते हैं और धरती को साफ कर देते हैं। तो जो मरे हुए पे फीड करके उसे खत्म कर दे, हम उसे स्कैवेंजर्स कहते हैं। अब आप कहिए मुझे, ये जो माइक्रोफाज है ये एक तरीके से स्कैवेंजर की तरह एक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जो डेड सेल है उसे क्या कर दे रहा है, उसका ब्रेक डाउन कर दे रहा है, उसे डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। तो मैं कह सकता हूँ मैक्रोफाज ऑल्सो कॉल्ड स्कैवेंजर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज दे डिस्ट्रॉय डेड और डैमेज्ड सेल्स टू क्लीन कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को साफ रखते हैं। ठीक है, आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं मास्ट सेल की। मास्ट सेल देखिए, ये स्मॉल होते हैं साइज में, अमोइबॉइड शेपेड सेल्स है विथ एस शेपेड न्यूक्लियस। अभी हम क्या पढ़ के आए? फाइब्रोब्लास्ट सेल एंड मैक्रोफाज। अभी हम पढ़ रहे हैं मास्ट सेल। ठीक है, मैं आपको एक चीज यहाँ क्लियर कर दूं कि कनेक्टिव टिश्यू में हम 6 टाइप्स ऑफ सेल पढ़ने वाले हैं। इन 6 टाइप्स में से जो 2 टाइप्स है, फाइब्रोब्लास्ट एंड मैक्रोफाज, जो अभी हमने पढ़ा, ये लार्ज सेल्स है कनेक्टिव टिश्यू के। इन दोनों के बाद जितने भी सेल्स हम पढ़ने वाले हैं, मास्ट सेल के बाद जो भी आगे हम सेल पढ़ने वाले हैं, ये सारे के सारे स्मॉल सेल्स है कनेक्टिव टिश्यू के। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि कनेक्टिव टिश्यू का लार्जेस्ट सेल कौन सा है, तो आप कहोगे फाइब्रोब्लास्ट। सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा है? आप कहोगे मैक्रोफाज। इन दोनों को छोड़ के बाकी जो सेल होंगे कनेक्टिव टिश्यू के, ये सब छोटे छोटे होंगे। तो कनेक्टिव टिश्यू के लार्ज सेल कौन से है? दो है। कौन कौन है? फाइब्रोब्लास्ट एंड मैक्रोफाज। मास्ट सेल एक छोटा सेल है, स्मॉल है। शेप कैसा है? अमीबॉइड शेपेड है, अमीबा लाइक है। और इसका न्यूक्लियस कैसा होता है? एस शेपेड। आगे जाके आप ब्लड फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पढ़ोगे, सर्कुलेटरी सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ोगे, वहां पे आप ब्लड के बारे में पढ़ोगे। वहां पे आपको पता चलेगा कि ब्लड एक WBC होता है, ब्लड का एक टाइप होता है WBC व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उनमें से एक टाइप होता है बेसोफिल। बेसोफिल का भी जो न्यूक्लियस होगा वो भी एस शेपेड ही होता है। ठीक है, तो बेसोफिल एंड मास्ट सेल दोनों के न्यूक्लियस कैसे शेप होंगे? एस शेपेड होंगे। ये दोनों सेल, बेसोफिल एंड मास्ट सेल, दोनों का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सेम होगा। ये चीज मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ। ऐसे ब्लड जब आप पढ़ोगे तो वहां वापस से इस चीज को आप पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो अगेन मास्ट सेल कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं, अमीबॉइड शेपेड होते हैं विथ एस शेपेड न्यूक्लियस। इनका काम क्या है? सिक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स इन कनेक्टिव टिश्यू। स्मॉल अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स। देखिए मैंने क्या कहा था, कनेक्टिव टिश्यू के 3 कंपोनेंट है, मैट्रिक्स, प्रोटीन फाइबर्स एंड सेल। जो 6 टाइप के सेल्स हम पढ़ने वाले। मैंने कहा था जो मैट्रिक्स होता है कनेक्टिव टिश्यू का, उसे सिक्रीट कौन करता है? कनेक्टिव टिश्यू के सेल। तो सबसे ज्यादा मैट्रिक्स को सिक्रीट करने वाला जो सेल है वो कौन सा है? फाइब्रोब्लास्ट। मैंने आपको अभी पढ़ाया, फाइब्रोब्लास्ट जो होते हैं ये सबसे ज्यादा मैट्रिक्स सिक्रीट करते हैं, सिक्रीट मोस्ट ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इसीलिए हम इसे चीफ मैट्रिक्स प्रोड्यूसिंग सेल कहते हैं। इसके बाद हम मास्ट सेल पढ़ेंगे। मास्ट सेल जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये भी मैट्रिक्स सिक्रीट करते हैं, पर स्मॉल अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स। मैंने क्या कहा? 6 टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स होते हैं, जिनमें से 2-3 टाइप ही ऐसे होते हैं जो मैट्रिक्स को सिक्रीट करते हैं, यानी कि हाइलुरोनिक एसिड का सिक्रीशन करते हैं। उनमें से एक तो फाइब्रोब्लास्ट सेल है जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स सिक्रीट करता है इन कनेक्टिव टिश्यू, और उसके बाद मास्ट सेल है जो कि सिक्रीट करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स इन कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, पर मेन फंक्शन क्या है कनेक्टिव टिश्यू का? मेन फंक्शन है हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन का सिक्रीशन करना। ये 3 केमिकल का सिक्रीशन करते हैं। ठीक है, मास्ट सेल के अंदर आपको दिख रहा होगा ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स, ये ग्रेन्युलर होते हैं। इन ग्रेन्यूल्स में प्रेजेंट होता है ये हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन, और ये जो मास्ट सेल है ये सिक्रीट करते हैं इन्हीं केमिकल्स को, हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन।
अब इन 3 केमिकल के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बताने जा रहा हूँ। हिस्टामिन जो है ये अमाइनो एसिड डेरिवेटिव होता है, सेरोटोनिन भी अमाइनो एसिड डेरिवेटिव होता है, लेकिन हेपेरिन एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड डेरिवेटिव है। ठीक है, देखो, हिस्टामिन अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, सेरोटोनिन अमाइनो एसिड डेरिवेटिव। कौन से अमाइनो एसिड डेरिवेटिव? अमाइनो एसिड डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? अमाइनो एसिड के मॉडिफिकेशन से बना है। तो हिस्टामिन कौन से अमाइनो एसिड्स के मॉडिफिकेशन से बना है? नाम से पता चल रहा है हिस्टामिन, तो हिस्टिडीन, हिस्टिडीन अमाइनो एसिड में मॉडिफिकेशन हुआ और उससे हिस्टामिन बना, तो हिस्टामिन को हम अमाइनो एसिड डेरिवेटिव कह रहे हैं। सेरोटोनिन भी एक अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है और सेरोटोनिन बना है ट्रिप्टोफैन के मॉडिफिकेशन से। हिस्टामिन हिस्टिडीन अमाइनो एसिड के मॉडिफिकेशन से, सेरोटोनिन ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड के मॉडिफिकेशन से। तो हिस्टामिन हिस्टिडीन डेरिवेटिव है, सेरोटोनिन ट्रिप्टोफैन डेरिवेटिव है। हेपेरिन म्यूकोपॉलीसैकेराइड का एक फॉर्म है, एक टाइप है, टाइप ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड। जिस तरीके से कनेक्टिव टिश्यू का जो मैट्रिक्स था हायालुरोनिक एसिड, वो भी एक फॉर्म है, एक टाइप है म्यूकोपॉलीसैकेराइड का। और म्यूकोपॉलीसैकेराइड क्या होते हैं? ये होते हैं मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड। ठीक, हिस्टामिन का फंक्शन क्या होता है? ये वैसोडाइलेटर होते हैं। ठीक है, हिस्टामिन और सेरोटोनिन इनका एक्शन आपको ब्लड वेसल्स में देखने को मिलेगा। ब्लड वेसल्स को डायलेट यानी कि डायलेट करने का काम होता है हिस्टामिन का, वैसोडाइलेटर। और सेरोटोनिन क्या करते हैं? ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं। हिस्टामिन डायलेट करेंगे, सेरोटोनिन कंस्ट्रिक्ट करेगा। तो मैं कह सकता हूं दोनों का एक्शन एक दूसरे से एंटागोनिस्ट है। जो ये करता है इसका उल्टा ये करता है, और जो ये करता है इसका उल्टा ये करता है, तो एक दूसरे के एंटागोनिस्ट है। ठीक है, सेरोटोनिन देखो वैसो कंस्ट्रिक्टर होते हैं। तो जब हमारे बॉडी में कोई अगर ब्लड वेसल कट गया, हमें कहीं चोट लगी और कोई कट आ गया, तो वहां पे ब्लड वेसल्स जो होते हैं उनमें कट लग जाता है। तो जहां पे कट लगा है, जहां ब्लड वेसल्स कटते हैं, वहां पे ये जो मास्ट सेल है जाके सेरोटोनिन का सिक्रीशन कर देता है। और सेरोटोनिन क्या करता है? उस ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, जिसके कारण से जो ब्लड लॉस है वो मिनिमाइज हो जाता है, ज्यादा खून का लॉस नहीं होता और इंसान की डेथ भी नहीं होती है, मतलब बच जाता है। अब बड़ा कट लग गया तो भाई बहुत मुश्किल है, पता चला तुमने छुड़ा लिया और एकदम काट दिया तब तो भाई सेरोटोनिन का उतना इफेक्ट, बंदा किस्मत वाला होगा तो बचेगा, नहीं तो निकल लेगा। लेकिन छोटा मोटा कट लगा है, देखते हो आप, छोटा मोटा कट लगा, खून निकलता है, फिर थोड़ी देर बाद देखते हो खून निकलना बंद हो गया, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स है जहां से खून का लॉस हो रहा था, वहां पे उस ब्लड वेसल्स में मास्ट सेल ने क्या किया? सेरोटोनिन को सिक्रीट कर दिया। और सेरोटोनिन ने क्या किया? वैसो कंस्ट्रिक्टर होते हैं और जाके ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर दिया। हेपेरिन की बात करूं तो ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। एंटीकोगुलेंट, कोगुलेंट मतलब क्या होता है? जम जाना, ब्लड का कहीं पे जम जाना। अब हमारे शरीर में, ठीक है, कहीं पे अगर कट लग गया तो वहां पे जाके ब्लड जम गया तो अच्छी बात है, ब्लड का लॉस नहीं होगा, ब्लड कोगुलेशन हो गया। लेकिन एक ब्लड वेसल्स उसमें कहीं पे कट नहीं लगा है, और अगर वहां पे कोगुलेशन हो गया तो दिक्कत हो जाएगा ना भाई। एक ब्लड वेसल है, वहां पे किसी तरह का कोई कट नहीं है, और वहां पे ब्लड अगर जम जाए, एक जगह रुक जाए, तो दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसा ना हो, एंटी कोगुलेंट हो, इसलिए हेपेरिन जो है इसमें ये मदद करता है। हेपेरिन एक तरह का नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, नेचुरली हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहता है। और हेपेरिन को सिक्रीट कौन कर रहा है? मास्ट सेल। ठीक है, तो नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। कहीं पे हमारा ब्लड वेसल जो अच्छा खासा हेल्दी ब्लड वेसल है, जिसमें कोई कट नहीं आया, उस हेल्दी ब्लड वेसल में कहीं पे ब्लड की कोगुलेशन ना हो जाए, तो इसीलिए एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट हेपेरिन रहता है। तो यहाँ पे हमने मास्ट सेल के बारे में पढ़ा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, जो फोर्थ टाइप ऑफ सेल है कनेक्टिव टिश्यू का, वो है एडिपोज सेल। इन्हें आप एडिपोसाइट भी कह सकते हैं। साइट वर्ड का मतलब भी होता है सेल, तो या तो आप एडिपोज कहो या एडिपोसाइट कहो, दोनों एक ही बात है। एडिपोज का मतलब क्या होता है? फैट होता है, राइट। तो ये कनेक्टिव टिश्यू के ऐसे सेल है, ये एडिपोज सेल कनेक्टिव टिश्यू के ऐसे सेल है जो फैट को स्टोर करते हैं। देखिए, जब भी हम खाना खाते हैं तो हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सब खाते हैं एक फूड में। ये 3 बेसिक बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, राइट। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट।
हम खाए, हमारा बॉडी ने उसे डाइजेस्ट किया खाने को, और जो बॉडी जो हमें एनर्जी के लिए जितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए था उस कार्बोहाइड्रेट से हमारे सेल्स ने एनर्जी बनाया और हमें एनर्जी दिया। जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट थी, जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट थी उसको बॉडी क्या करता है, उसको बॉडी फैट में कन्वर्ट करता है और स्टोर करके रख देता है, ताकि इन फ्यूचर अगर एनर्जी की ज़रूरत पड़े तो उस फैट से एनर्जी बना सके हमारा बॉडी, हमारा सेल। ठीक है, तो हम क्या किए, हमने खाना खाया, जो हमें एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए था वो तो यूटिलाइज हो गया, जो बचा उसको हमारे बॉडी ने फैट में कन्वर्ट करके सेल में स्टोर करके रख दिया। जिस सेल में उस फैट को स्टोर करके रखा गया उसे हम कहते हैं एडिपोज सेल। ये एक कनेक्टिव टिश्यू का सेल है, एडिपोज सेल बोलो या एडिपोसाइट को। अब ये जो फैट होते हैं ना, ये जैसे मान लो ये हमारा एक सेल है एडिपोज सेल, इस सेल में जो फैट होता है ना वो ऐसे गोल गोल बबल्स की तरह, ग्लोब्यूल्स या लोक्यूल बोलो, या तो ग्लोब्यूल बोलो या लोक्यूल बोलो, ग्लोब्यूल या लोक्यूल के फॉर्म में, पाउचेस के फॉर्म में, छोटे छोटे पाउचेस के फॉर्म में फैट को स्टोर करता है ये एडिपोस सेल अपने अंदर। ठीक है, फैट को छोटे छोटे पाउचेस में स्टोर करता है। तो अब एक एडिपोस सेल में फैट का कितना ग्लोब्यूल या लोक्यूल है उसके बेसिस पे हम दो तरह के एडिपोस सेल पढ़ते हैं। सबसे पहला मोनोलोक्यूलर, नाम से पता चल रहा है एक लोक्यूल यानी कि एक ग्लोब्यूल होगा, वन लोक्यूलर। मोनोलोक्यूलर एडिपोसाइट यानी कि एडिपोसाइट के अंदर एक ग्लोब्यूल है फैट का। देखिए ये हमारा सेल है, एडिपोस सेल, एडिपोसाइट है, इसमें एक बड़ा सा फैट ग्लोब्यूल प्रेजेंट है। तो सिंगल लार्ज सेंट्रल फैट ग्लोब्यूल इज प्रेजेंट। फैट ग्लोब्यूल बोलो या इसे फैट लोक्यूल बोलो, कहाँ पे प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है, बड़ा सा लार्ज है। अब जो कि ये फैट ग्लोब्यूल सेंटर में प्रेजेंट है, तो जो साइटोप्लाज्म होगा वो पेरीफ्री पे आ जाएगा, सरफेस की तरफ पेरीफ्री पे। ठीक है, क्योंकि सेंटर में तो कौन प्रेजेंट है, फैट ग्लोब्यूल, एक बड़ा सा लार्ज फैट ग्लोब्यूल, और न्यूक्लियस है ये भी पेरीफ्री पे आ जाएगा, पेरीफ्री पे। ठीक है, अब हमारे बॉडी में बेसिकली दो टाइप के फैट होते हैं, एक वाइट फैट, एक ब्राउन फैट। ठीक है, कलर के बेसिस पे वाइट फैट वाइट कलर का होता है और ब्राउन फैट ब्राउन कलर का होता है। जो वाइट फैट को बनाता है ये बनाता है हमारा ये एडिपोस सेल। एडिपोस सेल के अंदर ये जो फैट ग्लोब्यूल है ना, ये फॉर्म करता है वाइट फैट को, इसके अंदर वाइट फैट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। जो दूसरा हमारा एडिपोसाइड है वह है मल्टीलोक्यूलर, नाम से पता चल रहा है बहुत सारे ग्लोब्यूल्स होंगे फैट के। ठीक है, तो ये देखो ये हमारा सेल है, इसके अंदर सेंटर में न्यूक्लियस है, और जो फैट ग्रेन्यूल्स है या ग्लोब्यूल्स है छोटे छोटे, मेनी स्मॉल फैट ग्रेन्यूल्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन साइटोप्लाज्म अराउंड न्यूक्लियस, फैट बॉडी मोर देन वन से ज्यादा, इसीलिए मल्टीलोक्यूलर। अब जो कि ये जो फैट ग्रेन्यूल्स है ये सेंटर पे छोटे छोटे प्रेजेंट है, तो जाहिर सी बात है साइटोप्लाज्म जो होगा उसका अमाउंट ज़्यादा होगा इसमें मल्टीलोक्यूलर एडिपोसाइट में कंपेयर टू मोनोलोक्यूलर एडिपोसाइट, क्योंकि मोनोलोक्यूलर में तो फ्लैट ग्लोब्यूल ही बड़ा सा था, फैट ग्लोब्यूल, तो साइटोप्लाज्म का अमाउंट कम था। लेकिन मल्टीलोक्यूलर में देखो फैट ग्रेन्यूल छोटे छोटे बहुत सारे, इसीलिए साइटोप्लाज्म ज़्यादा है, साइटोप्लाज्म इज मोर। और ये जो मल्टीलोक्यूलर एडिपोसाइट में जो फैट बॉडी है ये कैसे होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं, ये ब्राउन फैट होते हैं। तो मल्टीलोक्यूलर एडिपोसाइट फॉर्म्स ब्राउन फैट। ठीक है, तो मल्टीलोक्यूलर में साइटोप्लाज्म मोर, मोनोलोक्यूलर में साइटोप्लाज्म कम। अब जो कि यहाँ पे साइटोप्लाज्म लेस है मोनोलोक्यूलर में, तो यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल का नंबर भी कम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का जो अमाउंट होगा वो कम होगा। पर मल्टीलोक्यूलर एडिपोसाइट वाले जो सेल है इनमें तो साइटोप्लाज्म मोर है, तो इनमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा उसका नंबर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो बताओ मल्टीलोक्यूलर एंड मोनोलोक्यूलर में से कौन से ऐसे एडिपोसाइट है जो आपको ज़्यादा एनर्जी बना कर देंगे। तो जाहिर सी बात है आप बोलोगे सर मल्टीलोक्यूलर, क्योंकि इनमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा है, क्योंकि साइटोप्लाज्म ज़्यादा है। ठीक है, तो मल्टीलोक्यूलर एडिपोसाइट ना मोनोलोक्यूलर एडिपोसाइट के रिस्पेक्ट में 20 टाइम्स मोर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, 20 टाइम्स मोर एनर्जी।
प्रोड्यूस करेंगे मल्टीलोक्यूलर एडिपोसाइट कंपेयर टू मोनोलोक्यूलर एडिपोसाइट। और ये जो एडिपोसाइट है ये किसके सेल्स है, कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स है। हमारे बॉडी में जो एक्सेस फैट था वो जाके इस एडिपोसाइट सेल्स में जमा हो गया इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स बोलो, ग्लोब्यूल्स बोलो या लोक्यूल्स बोलो। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए अब बात करते हैं लिम्फोसाइट की। लिम्फोसाइट जो है ये सेंट्रली लोकेटेड लार्ज न्यूक्लियस वाले सेल है। ठीक है, लिम्फोसाइट में जो न्यूक्लियस होता है वो बड़ा होता है, सेंटर में होता है, एंड हेंस साइटोप्लाज्म बिकम्स पेरिफेरल। इसीलिए जो साइटोप्लाज्म है वो आपको कहाँ दिखेगा, पेरिफ्री पे दिखेगा, क्लियर साइटोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियस कैसा है, सेंटर में है, लार्ज है, बड़ा सा है। और लिम्फोसाइट सेल का शेप भी कैसा होता है, छोटा छोटा होता है, स्मॉल होते हैं, अमोइबॉइड शेप होते हैं। ठीक है, अमोइबॉइड शेप, ऑलराइट, अमीबा लाइक शेप। इनका फंक्शन है की सेल ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम का बड़ा ही इंपॉर्टेंट की सेल माना जाता है इसे, क्योंकि ये इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करते हैं जो हमें एंटीजन के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, एंटीजन को किल करता है एंटीबॉडीज, राइट। तो एंटीजन के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है एंटीबॉडीज, और इस एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कौन करता है, की सेल ऑफ इम्यून सिस्टम, जो कि है लिम्फोसाइट। जब आप क्लास 12th में जाओगे तो एक चैप्टर पढ़ोगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, वहां पे आप बड़े ही डिटेल में इसके बारे में पढ़ोगे, एंटीबॉडीज के बारे में, लिम्फोसाइट के बारे में। वहां पढ़ोगे कि लिम्फोसाइट भी फर्दर दो तरह के होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वो चीज आप आगे पढ़ोगे। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे लास्ट सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की, जो है प्लाज्मा सेल। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्लाज्मा सेल। देखिए प्लाज्मा सेल जो होते हैं ये लिम्फोसाइट के डिवीजन से ही बनते हैं। लिम्फोसाइट फर्दर डिवाइड टू फॉर्म प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, लिम्फोसाइट किस में मदद कर रहे हैं, प्लाज्मा सेल के फॉर्मेशन में। लिम्फोसाइट में फर्दर डिवीजन होता है और ये डिवाइड करके फॉर्म करते हैं प्लाज्मा सेल। ओके, और यही प्लाज्मा सेल आगे जाके एंटीबॉडीज बनाएंगे। ये भी स्मॉल अमोइबॉइड सेल्स होते हैं, स्ट्रक्चर में दिखने में एकदम आपको, ये जो लिम्फोसाइट है एकदम, सॉरी प्लाज्मा सेल है, ये स्ट्रक्चरली आपको दिखने में एकदम लिम्फोसाइट की तरह लगेंगे। लिम्फोसाइट में स्मॉल अमोइबॉइड सेल है, प्लाज्मा सेल भी स्मॉल अमोइबॉइड सेल्स है। प्लाज्मा सेल को ऑल्सो कॉल्ड क्लोन्स ऑफ लिम्फोसाइट। क्यों, क्योंकि देखो दिखने में सेम लग रहा है, एक तो लिम्फोसाइट से डिवाइड होकर बना है प्लाज्मा सेल, और दिखने में भी दोनों अमोइबॉइड शेपेड है। तो इसीलिए देखोगे ना आप माइक्रोस्कोप के अंदर तो दोनों आपको एकदम सेम सेम दिखेंगे स्ट्रक्चर वाइज। तो ऐसा लगता है कि प्लाज्मा सेल जो है ये क्लोन है लिम्फोसाइट का। ठीक है, तो ऑल्सो कॉल्ड क्लोन्स ऑफ लिम्फोसाइट एज दीज आर फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के डिवीजन से ही प्लाज्मा सेल बना है। ठीक है, और प्लाज्मा सेल का भी काम क्या है, प्रोड्यूस एंड ट्रांसपोर्ट एंटीबॉडीज। अब यहाँ पे एक जो अंतर आपको देखने को मिलता है लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, वो है न्यूक्लियस। देखिए जो प्लाज्मा सेल के न्यूक्लियस होते हैं ना, इन दीज सेल्स राउंडेड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन विच chromatin material is arranged like spokes, radial row in wheels, so they are called as cartwheels cell। कार्टव्हील जो टमटम होता है, टमटम या फिर कोई भी बाईसाइकिल, बाईसाइकिल का आप चक्का देखिए, उसमें ऐसे रेडियल स्पोक्स प्रेजेंट होते हैं, रेडियली अरेंज्ड होते हैं ये स्पोक्स। ठीक है, ऐसा ही हूबहू दिखने में न्यूक्लियस होता है प्लाज्मा सेल का। देखो ये भी ऐसा लग रहा है जैसे साइकिल का पहिया है, चक्का है, और यहाँ पे से रेडियल अरेंज्ड स्पोक्स प्रेजेंट होते हैं। तो लिम्फोसाइट के जो न्यूक्लियस होंगे वो तो लार्ज होते हैं, सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, और साइटोप्लाज्म पेरिफ्री पे होता है। लेकिन प्लाज्मा सेल के न्यूक्लियस देखो कंपेयर टू लिम्फोसाइट के न्यूक्लियस छोटे हैं, और इनके अंदर आपको क्या दिख रहा है, प्लाज्मा सेल के न्यूक्लियस के अंदर आपको रेडियल स्पोक्स दिख रहा है। और ये रेडियल स्पोक क्या है, ये क्रोमेटिन मटेरियल है। क्रोमेटिन मटेरियल इज अरेंज्ड लाइक स्पोक्स in a radial row, radial arrangement in wheels, so they are called as cartwheels cell। इसलिए नाम पड़ गया प्लाज्मा सेल का cartwheel cells। ठीक है, तो ये हमने 6 टाइप ऑफ सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हमने पढ़ा। ठीक है, तो यहीं पे ये जो हमारा लेक्चर है होता है समाप्त। मिलता हूं मैं आपसे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।
टेक केयर।